बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। रन कहीं पर इमरान खान साहब की मुलाकातें हो जाए तो कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और दूसरी जानिब पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक वफ्द जिसमें अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, बट इवेंचुअली उसकी डेट आ गई है कि ये वफ्द कब फ्लाई करेगा और कब से रेगुलर मुलाकातें अपनी स्टार्ट करेगा और पाकिस्तान का मुकदमा बाकी दुनिया के सामने रखेगा। इसी टॉपिक्स पे आज बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब इख्तियार वली खान साहब ने, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, जनाब शाहिद खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और हमें सीनियर एनालिस्ट जनाब माजिद निज़ामी साहब ने स्काइप पे ज्वाइन किया है। सिंस स्टूडियोज़ में जो दोनों मेहमान मेरे मौजूद हैं, तो माजिद भी की इजाज़त से शाहिद खटक साहब, आज एक अच्छा शो पुटअप किया आप लोगों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। कोई रोक टोक नहीं थी, मैं खुद मौके पे मौजूद था, कोई पुलिस ने आज तो तंग नहीं किया किसी बंदे को भी? नहीं, आज तो कोई तंग नहीं किया, लास्ट टाइम भी नहीं किया था। देखिए, हम तो MPS से हाई कोर्ट के सामने गए और जो जुडिशरी ने या चीफ जस्टिस ने जो कमिट किया था आज से 2 हफ्ता पहले कि जी मैं नेक्स्ट DB पे इमरान खान साहब का जो केस है वो लगा दूंगा, सुनवाई होगी उस केस की, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से वो केस नहीं लगा। तो आज कमिट किया कि 5 तारीख को इंशाल्लाह वो लग जाएगा। लेकिन जब केसेस लगेंगे तो हम MPS अंदर जाके और जो जुडिशरी कोर्ट होता है अंदर, हम उधर जाके सुना करेंगे। तो जब ये केसेस नहीं लगाते और हम वहाँ पे बाहर आके चमन के सामने हमने अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया और याद दहानी भी कराई कि जी यहाँ पे एक साबिका वज़ीर आज़म जिसका नाम इमरान खान है, उसका केस आपने सुनना है, आपने जो भी फैसला करना है, आपने मेरिट के ऊपर करना है, नहीं करना, उनको रिहा करना है नहीं करना, लेकिन कम अज कम केस सुनना लगाना ये एक कैदी का हक होता है। इख्तियार साहब, ये तो एक अच्छी रिवायत है कि एटलीस्ट कोई रखना नहीं डाला गया, पुलिस की जानिब से गिरफ्तार नहीं किया गया। हाई कोर्ट के बाहर आज उन्होंने दबा के एहतजाज किया, लाहौर हाई कोर्ट में एहतजाज किया और किसी ने रोका नहीं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर दंगा फसाद ना हो, अगर नॉर्मल रूटीन की एहतजाज भी हो तो उसको बंदा टॉलरेट कर लेता है। लेकिन अगर चीज़ें जो इस तरह हो ना, जो सियासी मदार से और सियासी डिसिप्लिन के दायरे से बाहर चली जाती है, तो फिर लाजमी बात है कानून हरकत में आता है। हम नहीं चाहते हैं, मैंने आपके शो में पहले आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम खुद मार खाए हुए लोग हैं, हमने बड़ी मार खाई है मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ अदवार, फौज के हाथों, FC के हाथों, पुलिस के हाथों, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें जो हम पे गुजरी हैं वो किसी और पे गुजरे। थोड़ा सा रवैया अगर इनका डिप्लोमेटिक हो जाए, थोड़ा सा रवैया अगर इनका डेमोक्रेटिक हो जाए, तो इनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। एक्चुअली बिल्कुल, ये तो मैं बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग जो मैंने देखा सुना है और डिस्कस होती है चीज़ें जहाँ पर बैठकर कि एक बंदे की स्टेटमेंट डिस्कस होती है कि आपने किस वक्त किस इदारे को, मुल्क के किस जख्मी ऑर्गन पर हमला किया है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपके साथ कौन रियायत करेगा? लेकिन अगर आप विद इन सर्टन लिमिट ऑफ डिसेंसी तनकीद भी करें, वो सियासतदान ही क्या जो तनकीद नहीं करता, वो सियासतदान ही क्या जो एहतजाज नहीं करता, अपोजिशन में हो और एहतजाज न करे। वो अलग बात है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया था खैबर पख्तूनख्वा में, तो बड़ी क्लासिफाइड किस्म की उन पे आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है, मारकुटाई भी की गई है और ठीक ठाक उनकी बड़ी अच्छी बात की। मेरा अगला सवाल आपसे मेरे ख्याल में अगर आप विद इन सर्टेन लिमिट अपनी चीजों को रखें तो जिन्होंने टीयर गैस फेंकी गलत किया, KP गवर्नमेंट ने किया, जिस किसी ने भी किया, ये भी एक डिबेटेबल है आर्गुमेंट है। लेकिन जो एक सेकंड लाला, जो कल एक कैंप जलाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनके ऊपर मुकदमात होने चाहिए? इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कह सकते, मुकदमात होने चाहिए। मैं वही कहता हूँ ना, इसको आप ठीक नहीं कह सकते। जो काम गलत है वो गलत है। दहशतगर्दी के एक्ट लगेंगे। मेरी जमात का झंडा इनकी पार्टी के लोगों ने, इनके एक सिटिंग MNA है 4 सदस्य से, उन्होंने जलाया था। मुझे उस पर गुस्सा आया। कल पीपल्स पार्टी के जो भी करता है वो गलत है। मैं फिर उधर गया, मैं 4 सदा गया हूँ और मैंने उसको फिर वहां पे जाके जवाब दिया, ये गलत है। अगर आप मेरे लीडर का झंडा जलाओगे, आप मेरे लीडर की तस्वीर, मैं आपके लीडर का जलाऊंगा, लेकिन उसका नहीं, पीपल्स पार्टी का झंडा किसने नहीं जलाया? एंड क्या होगा? नहीं, मैं वैसे आपको कंडेम तो कर दीजिए ना, ऑन रिकॉर्ड तो चीजों को ले आए ना। जनरली कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड तो ले आए ना चीजों को। दिस इज नॉट ओनली अबाउट PTI इन पाकिस्तान Of course it's पार्टी not. एंड मुस्लिम लीग थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड
किसी सियासी जमात का झंडा जलाना जो है मेरे ख्याल में ये किसी का के कैंप पास- जलाना भी। किसी का कैंप जलाना ये ये किसी पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकता ये। बिल्कुल बात है। माजिद निजामी साहब, कैसे मिजाज है आपके? और उसी की वजह से उनको नुकसान भी बेहतरीन। हुआ। आपने देखा आज लाहौर हाईकोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने एहतजाज किया, कराची में किया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर अच्छा खासा नंबर था, मैं खुद देखने गया हूं। आज कोई हवाओं का रुख बदल रहा है या कोई थोड़ी सी डिप्लोमेसी आ गई तहरीक इंसाफ को भी, कोई हाथ थोला कर लिया गया इन पे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में हवाओं का रुख तो अभी नहीं बदल रहा, शायद उसकी वजह ये कि हवाओं का रुख बदलने के लिए जो मेहनत दरकार है दोनों तरफ से, वो फिलहाल नहीं की जा रही। और हमारे सामने एक मौका था कि जब पाकिस्तान भारत की जंगी कशीदगी हुई थी, उस वक्त चीजों को बेहतर कर लिया जाता, लेकिन इसे खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि जंग वाला मामला पहले ही खत्म हो गया। तो उससे कौमी यकजहती या इत्तेहाद की जो कैफियत बननी थी वो नहीं बन सकी। अभी मुझे नहीं लगता कि इस सारे मामले के अंदर कोई बेहतरी इसलिए होगी क्योंकि हमारे सामने जो चीजें हैं उनमें ये लग रहा है कि मामलात अभी उस तरह से किसी स्ट्रीमलाइन नहीं हुए, और ना तो मुज़ाकरात की कोई ऐसी बात है, ना कोई बैकडोर चैनल पे कोई ऐसी चीज डिसाइड हुई है, ना मुलाकातें हो रही हैं। तो खबरों की जीनत की हद तक तो मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर हकाइक पे नजर डालें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और इस महीने के आखिर तक तो शायद चीजें बिल्कुल इसी तरह ही चलती रहेंगी, एहतजाज होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, एक दूसरे के खिलाफ दो तेज बयानात आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। माजिद भी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैं यू नो दैट कि मैं लाहौर में भी आउटडोर बहुत कवर करता आया हूँ इवेंट्स पॉलिटिकल, जहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा भी नजर आता था वो बंदा गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब तो कोई रास्ते में नाका भी नहीं होता, किसी बंदे को रोका भी नहीं जा रहा, कोर्ट्स में भी पहुंच रहे हैं, रेड जोन के अंदर आकर एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये किस चीज का सिग्नल है? देखिए, ये कुछ टेस्टर्स होते हैं जो मेरा ख्याल है लगाए जाते हैं और चेक किया जाता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और इन टेस्टर्स का तहरीक इंसाफ शायद अंदाजा नहीं कर पाती, और वो समझते हैं कि हमें मुकम्मल आजादी मिल गई है, उसके बाद फिर वो कोई ऐसा सियासी ब्लंडर कर जाते हैं कि जिसकी वजह से जो स्पेस उन्हें मिली होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो मैं तो इन चीजों को बतौर टेस्टर्स देखता हूँ। तहरीक इंसाफ का जवाबी रवैया, उनके रिएक्शंस जो है वो इस चीज को तय करेंगे कि ये मामलात कैसे आगे चलेंगे। उसकी वजह यह है कि इनकी क़यादत का जो एक ग्रुप है जो उकाबी ज़हनियत रखते हैं या जो मुज़ाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, वो फिर कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे वो सारी की सारी चीजें दो कदम पीछे हट जाती हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ का वो मुफाहमत का ग्रुप जो समझता है कि चीजों को बातचीत से आगे लेके चलना चाहिए, उन्हें फिर पार्टी के उन लोगों को कंट्रोल करना होगा, ताकि इस तरह की 2-3 जो स्टेप्स हैं जब वो उठाए जाएंगे तो उनके सामने मुज़ाहमत ना हो, इसी तरह से फिर चीजें आगे चलने का इम्कान हो। आज जहां पर बल्कि मुझे याद आ गया, बैरिस्टर सैफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब वाली मुलाकात मैं कंफर्म नहीं कर सकता। बैरिस्टर साहब का सवाल मुझसे नहीं पूछे तो बेहतर है, वैसे क्यों मेरी लड़ाई बना रहे हैं उनके साथ? आपकी जमात है नहीं, वो को हमारी जमात का किधर है, वो भी मोहसिन नकवी लोगों के कबीले से है, आजाद कबीले के। वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक अच्छा कबीला बनाया है। हाँ। वो तो 4-5 उनके, एक आधा हमारा भी है, जो उनका कबीला एक ही है। मैं आपके पेशावर के एक सहाफी हैं, हमारे बहुत सीनियर आदमी हैं, उनका अगले दिन ट्वीट देख रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी मेरे वो भाई हैं, मेरा नाम नहीं, वो हमारा भी भाई है, हमारे लोकल, वो बड़े अच्छी इंतहाई सहाफत करता करीबी है साथी जनाब बैरिस्टर सैफ साहब जी। तो इतने करीबी साथी हैं इमरान खान साहब के। देखिए, अभी वो फैसला तो इमरान खान साहब करेगा, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन कबीले का आपने पूछा, कबीला उनका सेम ही है, और मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं कर, क्यों मेरे आप लड़ाई बना रहे हैं उसके नहीं, साथ? मैं तो आपको लड़ाई खत्म करवाने वाला, मैं तो बनवाता नहीं, ऑलरेडी मेरा उसका कुछ अच्छा नहीं है। साहब मेरे उसकी सलाम कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि वो पीटीएम के मामले में भी मैंने ट्वीट की थी, और भी ऐसे कुछ मौके आए। और बाकी देखिए, वो मिनिस्टर है, एज अ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वो इंतहाई काबिल है, उसकी काबिलियत है, उस लिहाज से वो कर भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त वो इमरान खान साहब भी बेहतर बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, और मेरी तो बदकिस्मती कह दे या जो भी आप उसका नाम दें, मैं तो उन नापसंदीदा शख्सियात में शामिल हूँ, जो तकरीबन मैं 15-16 हफ्ते गया हूँ मुसलसल इमरान खान साहब से, लिस्ट पे मेरा नाम भी था, और उधर गेट के ऊपर मुझे बताया गया कि जी आपके ऊपर जो है वो रेड क्रॉस है, आपको मुलाकात नहीं हम कराएंगे। मैंने कहा क्यों रेड क्रॉस है, मैं इमरान खान मेरा लीडर है, मैंने मिलना है, मैंने
कम से कम उनकी शक्ल तो देख लो पिछले 2-2.5 सालों। देखिए हर बंदे के लिए हर कारकुन उसका लीडर महबूब होता है, बेशक। हर कारकुन की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने लीडर के साथ मिले, ना कराए मेरे गुफ्तगू, लेकिन कम से कम उनको देख तो लो कि किस हाल में हमारा लीडर जो कह देना हक में पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हो। फिर जब कुछ ऐसे लोग हैं उनको जब अंदर जाने देते हैं तो फिर शकूक व शुबात तो बढ़ती हैं इन चीज़ों अब की। तो फैसल चौधरी साहब भी नहीं जा रहे, तो बस उनको तो इमरान खान साहब ने खुद रोका हुआ है। खुद रोका हाँ कि नहीं आना आपने? नहीं, वो उनको कहा था कि मतलब बाकियों को नहीं आने दे रहे, आपको क्यों आने दे रहे हैं। आज अलीमा खानम साहिबा ने बड़े वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, उन्होंने कहा जी हमें धमकियां दी जाती हैं, आपकी गाड़ी उल्टा देंगे। मैंने तो अभी चूंकि मैं आपके साथ खड़ा था तो गुफ्तगू सुनी नहीं, मैं डायरेक्ट उधर से इधर आ गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनूंगा तो फिर पता लगेगा, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था, आप थे मेरे साथ। तो अगर किसी ने भी किया तो ये काबिल मजम्मत है। और इमरान खान साहब की बहनें, हम कोई मरे तो नहीं है कि उनकी गाड़ियों को उठाएंगे, हम साथ होंगे और उनको कोई हाथ लगाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इख्तियार साहब, जहाँ पर लगता है ना कि चीज़ें पॉजिटिव साइड के ऊपर जा रही हैं, रिसेंटली इमरान खान साहब की मुलाकातें खोल दी गई, अलीमा खानम साहिबा की मुलाकात हुई, वहीं पर पॉलिटिकल वर्कर जिनकी ग्रोथ इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हुई, शायद खट्टक साहब जैसे लोग, मुलाकातों में चैलेंजेस क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? देखो, सबसे पहले तो उनकी मुलाकात जो है उसकी लिस्ट कौन बनाता है? इनकी अपनी इनका नाम पार्टी- गया ना लिस्ट में, इनकी पार्टी के Multiple जनरल times सेक्रेटरी गया। बनाते हैं। इनका नाम मल्टीपल टाइम्स गया है, तो क्यों? मुझे समझ नहीं आती है, तो कुछ लोगों को इमरान खान साहब खुद भी नहीं मिलना चाहते हैं, ये भी आपके इल्म में मैं ला चुका And हूँ। शायद खट्टक साहब इज वन ऑफ देम। मैं नहीं कहना चाहता कि ये उस लिस्ट में है या नहीं है, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में ये बात आपको प्रूफ अलीमा खानम करके साहिबा के बारे में आपने कहा था ना, इसमें मैंने कहा अगर था इजाजत कि तो मैं एक चीज उसमें- ऐड करूं, जी उसमें अलीमा पॉलिटिकल लोगों के तकरीबन 4-5 हफ्तों से जी। जितने भी नाम जी। है, मेरा भी नाम हो, जिसका भी नाम हो, हाँ। सिंगल बंदा नहीं मिला, मुलाकात नहीं होने नहीं देंगे। किसी की भी नहीं। हालांकि आपकी ये बर्फ पिघलेगी तब कि जब पॉलिटिकल लोग मिलेंगे। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूं कि इसमें हमारी तरफ से एक बार स्क्रूटनी होती है, 3 स्क्रूटनियां इनकी अपनी तरफ से हैं। लेकिन अलीमा खानम साहिबा के ऊपर ये इल्जाम पार्टी लगा, के वो मिल रही सेक्रेटरी है, रेगुलर जनरल, मिल रही है। हैव यू मेट सलमान अकरम राजा? यस अहमद, डिड यू आस्क दिस क्वेश्चन? अबाउट स्क्रूटनी नहीं, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम मीडिया पे उनसे होता है, आई हैवंट आस्क्ड हिम डायरेक्टली। आप जरूर उनसे पूछिए कि ये कहाँ पे स्क्रूटनी होती है। But- एक स्क्रूटनी वो खुद करते हैं, दूसरी स्क्रूटनी जो है इख्तियार साहब, नाम की बात है, नाम तो चेयरमैन जा रहे हैं, लिस्ट होता है, लिस्ट हाँ, लिस्ट है ना, नाम तो जा रहे हैं ना। बैरिस्टर गौहर साहब उसकी अलग से फिर उसमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ये भी एक हकीकत है। और फिर आखिरी इन्फ्लुएंस उसमें इमरान खान साहब खुद करते हैं, अंदर से बैठ के। उसमें वो पिक एंड चूज करते हैं। मैंने आपको बताया भी था। वो तो तब करेंगे अगर आधे जाएं आधे you ना better जाएं। you better go and someday one fine day meet the superintendent of the jail. आई विल डू दैट। He'll let you मैं know. बिल्कुल करूंगा, आपको मैं चीजें मैं बता स्टोरी के देंगे। लिए तो मुझे हमें आप AP या सिंध कहेंगे, मैं हमें चला जाऊंगा उससे स्टोरी के क्या आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो खुद उनका अपना हाथ है। वो ये कुछ बैरिस्टर मिलना सैफ चाहते और हैं, राना नहीं सनाउल्लाह चाहते। साहब वाली मुलाकात ये हुई थी? यार ये कोई अगर इतनी हुई भी है तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, और अगर ना भी हुई हो तो भी कोई इतना मसला नहीं है। आप क्यों इसके बारे में इतने क्यूरियस हो रहे हैं? मेरे ख्याल में तो अगर हुई भी है तो ये नॉर्मल बात है, ना भी हो तो कोई खास बात नहीं है। क्योंकि नईम अशरफ भट्ट साहब की स्टोरी के मुताबिक जो 2 डिमांड्स राणा साहब ने रखी है ना इमरान खान साहब के सामने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमसे सुलह करनी है तो पीपल्स पार्टी से भी सुलह करनी है, और बाहर आकर हमें बुरा बुला नहीं कहना। According to नईम देखिए, अशरफ भट्ट साहब ये तो story। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने, ये तो आपको हर पॉलिटिकल बंदा, ये अगर मैं भी हूं तो मैं भी खान साहब को यही मशवरा दूंगा कि अब आपको सियासत करते हुए भी एक वक्त हो गया है, आप हुकूमत में भी रह अब चुके सियासतदान हैं, बन चुके हैं ना, अब आपको सियासतदान बन जाना चाहिए। एक दफा कहते फिर आप साइड से निकल गए। सियासतदान बन जाना चाहिए कि आप सियासतदान बन जाएं। और बातचीत जो है ना, देखिए अगर आपने इसी के सिलसिले में लेके ना इस नारे को लेके चलना है और इसी के साथ ग्रो करना है कि साकिब करल चोर है, चोर है, चोर है, वली साहब चोर है, माफी दे दो, फलां मेरे साहब अकाउंट चोर में है, हालात चोर देख लो, है, चोर है चोर ना, है। मैं वैसे कह रहा हूँ। और इसी पे आपने अपना ग्राफ अपने मेंटेन रखना है, तो आप सियासतदान नहीं बनोगे। जनाब, ये वो लान तान वाली सियासत ही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि सियासत में तो बहुत बड़ी मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद खान अब्दुल वली खान, आई हैव बीन ट्रैवलिंग विद बड़े आदमी, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, बड़े आदमी, क्या बात। I have been traveling with Ajmal Khattak. I have been sitting with Ghani Khan, Begum Naseem Wali Khan, बड़े लोग, मखदूम Politics अमीन के बड़े। फ़हीम साहब। फिर कुछ वक्त मैंने मखदूम अपना गुलाम हैदर वाई साहब के साथ वाह, वाह। और जनरल फजल हक साहब के साथ मैंने कुछ वक्त स्पेंड किया है।
ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا, بیٹھنے کا موقع ملا. آئی ہیو بین جیل, اسفندیار ولی خان صاحب کے ساتھ میں ایک ساتھ جیل میں رہا ہوں تقریباً more than 3 months. سیکھنے کا DI موقع خان. ملا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. میں نے سیاست دانوں سے ہمیشہ جو چیز دیکھی اور سیکھی ہے وہ ڈائلاگ ہے. سیاست دان کا اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپس میں؟ سیاست دان سب سے پہلے تو اپنے آپس میں رابطے بنا لو نا. ان کا تو مسئلہ یہ ہے, عمران خان صاحب نے 2 سال ہو گئے, میں نے بات کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے, آرمی چیف سے. کیونکہ آپ نے یہ کیا نا 19 میں, آپ ان سے بات کر رہے تھے صدیق, آپ عمران خان سے کہاں بات کر رہے تھے؟ مجھے بتائیے, آلموسٹ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو بارڈر اور بیرک تک چھوڑ کر آ گئے تھے. نہیں, کالا کوٹ پہن کر بھی سپریم کورٹ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے خلاف ہی گئے تھے نا, وہ چھوڑیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ ایک چیز یا ایک معمولی سے نقطے کو اٹھا کر سارے سسٹم کو پولوٹ نہیں کر سکتے. الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف کالا کوٹ پہن کے جا رہے ہو, پولوٹ نہیں کر سکتے. اس کو غلط تو کہہ دینا کہ دیٹ واز مسٹیک, وہ پولیٹیکل مسٹیک تھی. جو بحث ہو رہی ہے اس پہ آ جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 کے الیکشن میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی انفلوئنس کہیں نظر آئی؟ نہیں تھی. آپ نے پھر دیکھا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد نواز شریف کی حکومت میں انفلوئنس تھا؟ نہیں تھا. ان کے اپنے 2 رکن تو ہاتھ پکڑ اس 24 کے الیکشن سے پہلے کیا آپ نے پھر نہیں دیکھا کہ اس کے بعد حالات کیا ہوئے؟ ایک کرنل لیاقت who was running the whole assembly, کون لایا تھا؟ اب کون ہے؟ اب کون ہے اسمبلی؟ آپ دیکھیں نا, اسمبلی خود ہی چل پوسٹنگ نہیں بھی تو ہو سکتی ہے نا. یہ بھائی بیٹے یہ آپ کو بتا دیں. ہے تھوڑی ترقی آ گئی ہے. ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر سیف اور رانا ثناء اللہ صاحب والی ملاقات اسلام آباد کے بڑے سیریس حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہے آج کل, لہٰذا میں نے اس کا کوشچن اس لیے سب کے سامنے رکھا ہے. آپ کے پاس بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کے موکل اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے دور تک جاتے ہیں. ملاقات ہوئی ہے سر, اور ہوئی ہے تو وہ جو معاملات رپورٹ ہوئے ہیں وہی طے پائے ہیں اس میں؟ پہلے تو ہلکے پھلکے انداز میں ایک تبصرہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دوست بہت سمجھدار ہیں. وہ ان تمام افسران کا نام لیتے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا زیر عتاب ہیں. وہ کسی میں آپ کا بھی لے لوں گا ماجد صاحب, میں آپ کا بھی لے لیتا ہوں, آپ تو ریٹائر نہیں ہے. کرنل لیاقت چونکہ جا چکے ہیں, پھر اس کے اوپر جو بریگیڈیئر تھے وہ حاضر سروس ہیں, ان کا نام نہیں لیں گے. پھر جو میجر جنرل تھے وہ حاضر سروس ہیں, ان کا نام نہیں لیں گے. پھر جنرل فیض حمید کا نام لیں گے, پھر جنرل باجوہ کا نام لیں گے. مسلم لیگ نون اور یہ تسلسل قائم رہے گا. موجودہ کرداروں کا آپ کو پتا ہوگا, آپ نام لے لینا. دینا جانتے ہیں. میں کہا ماجد بھائی موجودہ کرداروں کا آپ کو پتا ہوگا, آپ نام لے لیں. میں کنفرم کر لوں گا, پھر آپ کو بتا دوں. مسلم لیگ نون کی سیاست کی میرا خیال ہے کامیابی یہی ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ رسپانس دینا جانتے ہیں, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس حد تک بات جو ہے وہ شیئر کرنی ہے. اب چونکہ ملاقات کے اوپر بات ہو رہی ہے بیرسٹر گوہر اور رانا ثناء اللہ کی, تو اس میں بھی یہ جو کیلکولیٹڈ رسپانس کی ٹرم ہے یہی ڈسکس ہوئی ہے. اور سیاست دان کو میرا خیال ہے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہونا چاہیے کہ اس نے کب اور کتنی بات کرنی ہے. اور عمران خان صاحب سے اس وقت جو بنیادی شکوہ ہے ریاست کا وہ یہی ہے کہ اگر ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس ریلیف پر آپ بجائے شکر گزار ہونے کے آپ اس کا جو ہے وہ دوسری طرح سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس وجہ سے تحریک انصاف کے اندر بھی ہم نے یہ ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو اپوزیشن جماعتوں سے یا ریاستی اداروں سے مل کے آتے تھے, کچھ چیزیں طے کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن جب انہیں فائنل اپروول لینا پڑتی ہے اپنے بانی چیئرمین سے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ ناکامی ہوتی ہے. تو بنیادی مسئلہ بیرسٹر گوہر اور رانا ثناء اللہ کی ملاقات کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو چیز طے ہوئی ہے کیا اسے بانی چیئرمین سے اپروول ملے گی, یہ ایک اہم سوال ہے, اور اکثر وہ اپروول نہیں ملتی. تو اس لیے ان ساری ملاقاتوں سے ٹیمپریچر کم کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے, لیکن جب فائنل اپروول کا مسئلہ آتا ہے تو معاملہ پھر وہیں کھڑا رہتا ہے. شاہد صاحب, یہ آپ کی جماعت کا ایک پرابلم ملٹیپل ٹائمز رپورٹ بھی ہوا ہے, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے. ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ عمران خان صاحب, اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ وین اٹ کمز ٹو پی ایم ایل این تو نواز شریف صاحب, وین اٹ کمز ٹو پیپلز پارٹی تو زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب. کس سے بندہ بیٹھ کے بات کرے کہ جو کنکلوڈ ہو, جو میٹر جہاں پر سورٹ آؤٹ ہو, جہاں پر میچور ہو گفتگو, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کر لی جائے؟ دیکھیں ثاقب بھائی, لاسٹ ٹائم کیا ہم حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے جو کمیٹی بنی تھی؟ جی بیٹھے, بالکل بیٹھے. ہم گئے, 1.5 لاکھ کس چیز کے اوپر آیا؟
मुलाकातों के ऊपर एक, हाँ मुलाकातों का जी हमारी मुलाकात करा दे, जो चीज़ें टेबल के ऊपर डिस्कस हुई है वो हम इमरान खान साहब के साथ डिस्कस कर लेंगे, उनको बताएंगे, उनको ऑन बोर्ड लेंगे। देखिए फैसला तो उन्हीं का है, जमात उनकी है, पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उन्हीं के बयानिया के साथ चलते हैं। देखिए ये कहना कि जी तहरीक इंसाफ कोई नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड है, कोई बातचीत नहीं करती, देखिए आपको याद होगा इमरान खान साहब ने 12 पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने ओपन कहा कि जी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम बातचीत करने के लिए तैयार है, करेंगे भी। देखिए बुनियादी तौर पे मसला तो हमारा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इश्यूज तो उन्हीं के साथ है ना, तो हमारा मैंडेट किसने चुराया? इन्होंने तो नहीं चुराया, उन्होंने मदद की, नहीं उन्होंने मदद की है, ये तो बेनिफिशियरी है, ये तो रिसीविंग एंड पे है। फॉर्म 47 कराने वाले कौन थे? आज आपको क्लीन चिट मिल गई है, जिस तरह हमारा वाला चुराया गया था आज आपको क्लीन चिट मिल गई है। मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं जी, अगर 2018 में हमारे लिए धांधली हुई थी, हमें आरटीएस के जरिए सपोर्ट किया गया था या हमें फायदा दिया गया था, वो भी गलत था, आज भी गलत है, आइंदा भी जो करेगा वो गलत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बात इन्होंने की है, थैंक यू वेरी मच। यकीन करें कि ये बड़ी ग्रेटनेस है इनकी। जी देखिए अवाम के पास ताकत होनी चाहिए, वोट का हक जो है ये अपने अवाम को देना है। देखिए अभी इमरान खान साहब अच्छा है बुरा है, पाकिस्तानी देखिए हमारी दौरे हुकूमत में जब हम लोकल बॉडी की तरफ गए, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी लोकल गवर्नमेंट थी, मीडिया ने हमारे खिलाफ महंगाई का बयानिया बनाया था। वहाँ पे जब हम गए हमें इलेक्शन में बेतहाशा मुश्किलात का हम शिकार थे। फिर देखिए जब रिजीम चेंज आया, जब इमरान खान साहब ने कौम को बताया, ऑन बोर्ड लिया, कन्विंस किया, उनको बताया कि इश्यूज कहाँ पे, क्या क्या करना है, वे फॉरवर्ड क्या है, उसके बाद फिर इनका क्या हाल हुआ। देखिए जब आप अवामी सियासत करते हैं, वोट को इज्जतों का नारा इंतहाई मकबूल था, शायद साहब मैंने वो लॉन्ग इंतहाई मकबूल हो गया था, लेकिन जब वोट की इज्जत से बूट को इज्जत तक की बात आई ना, बड़ा गर्क भी हुआ, बड़ा गर्क हो गया, पब्लिक में बड़ा गर्क हुआ। इख्तियार साहब आप यू मे डिसएग्री, आई एम श्योर कि यू विल डिसएग्री, वोट को इज्जत दो के बाद मैंने जलसे नवाज शरीफ साहब के कवर किया। सबसे पहले तो देखा ना, मैं आपका ना जो इन्होंने बात की मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि 2018 के इलेक्शन अगर इनके लिए चुराया गया था तो ये गलत है, अगर कलफ साथ, और अगर ये लोग ये बात इनके लीडर के मुंह से निकल जाए ना, तो मेरे ख्याल में उस दिन से सारे मामलात पॉलिटिकली सेटल होना शुरू हो जाएंगे। फिर ना ये अगर इमरान खान ने कह दिया ना और वो तस्लीम कर लें तो वहाँ से सारे मामलात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इनकी हुकूमत के खिलाफ अगर महंगाई का जुलूस निकला था, उस वक्त वाकई महंगाई थी, महंगाई ये भी 2 साल पिछले क्या बुरा हाल था, क्या कर रहे हैं इख्तियार साहब, 2 साल के पिछले गुजरे हैं, अब आके रिलीफ है, राइट नाउ रिलीफ है कुछ। अगर आप मुझे मेरी बात, अगर मेरा कमेंट नहीं करने देंगे तो मैं कैसे बात करूं? जी प्लीज आप फिर कर लीजिए। नहीं प्लीज बोलिए, अब आपकी जगह तो मैं नहीं बात कर सकता, आप मेरी जगह बोल रहे हैं ना, मेरे तो काउंटर सवाल किया। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि उस वक्त महंगाई वाकई में थी और इतनी थी कि उसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया था। वो हज जो 2.5 लाख रुपए में हुआ करता था वो 12-14 लाख रुपए पे पहुंच चुका था। वो रोटी जो 5 रुपए की मिलती थी वो 30 रुपए की हो गई थी। वो आटे का थैला जो 600 रुपए का था वो 3000 पे पहुंच गया था। तो डिनाई नहीं कर सकते कि महंगाई थी, और इनकी हाथ से इमरान खान यार खुद कहता है, ये माने ना माने, आप माने ना माने, वो कहते हैं कि मेरे पास 200 मईशत दानों की मेरे पास टीम है, लेकिन फिर आपने देखा कि हर बजट नए वजीर खजाना ने पेश किया और फिर इमरान खान साहब को ये मानना भी पड़ा कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। उनके जो शब्बर ज़ैदी ने कहा है वो स्टेटमेंट जरा चला है, अपने दिखाए, जरा रिकॉर्ड को दुरुस्त करे कि इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं था और चीज़ें उनसे मिसहैंडल हुई हैं। हकीकत है, देखिए तकरीरें करना, जलसों में लोगों को साफर दिखाकर उनके जज्बात उबारना कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, दिस इज समथिंग एल्स, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवर ऑन ग्राउंड फिर इनके पल्ले कुछ नहीं है, फिर कुछ है नहीं। और फिर भी अगर मैं कहूं कि डिलीवर करने पे बात आएगी ना, तो जितना हमने डिलीवर किया इतना किसी ने नहीं किया। और दूसरा मैं इतना यह भी कहूंगा कि उस वक्त की जो ये महंगाई थी, क्या आप उसको डिनाई कर सकते थे कि जब ये हुकूमत से गए हैं तो जो शेख रशीद ने कहा था कि सारी इकोनॉमी जो है वो अंडरमाइन हो चुकी है। अपने शौकत तरीन साहब ने ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा था कि हमने पाकिस्तान के कर्ज़ों के ऑलमोस्ट 81% हमने कर्ज़ों को दुगना कर दिया है। अब इन चीज़ों को चलाना जो है ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है।
تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کا کہنا بجا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت ہم نے لی, ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں سیاست وہ قربان داؤ کی. پہ لگا دیے, لیکن ہم نے ملک کو, ریاست کو بچانا ہے. جب وزیر اعظم تھے مسلم لیگ نون کے عباسی صاحب 2018 میں جب وہ گئے, ان کی اسٹیٹمنٹ اسمبلی کے فلور کے اوپر ہے کہ جو بھی حکومت کرنے آئے گا اس کا بیڑا غرق ہوگا. سٹنگ پرائم منسٹر دی تھی انہوں نے. نمبر سیکنڈ, ہمارے دور حکومت میں جب ہم چھوڑ کے گئے ہمیں ڈالر ملا کتنے کا؟ 129 130 روپے کا. ہم چھوڑ کے کدھر گئے؟ میرے خیال میں 152 یا 150 پلس 20-25 روپے کا فرق آیا. آج ڈالر کی کیا قیمت ہے؟ 270 پلس ہے. 270 پلس. اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے دور حکومت میں اگر پاکستان کے اوپر 160 روپے کا قرضہ تھا, ابھی وہی 160 ارب جو ہے فری میں 270 ارب روپے کا قرضہ چڑھ گیا. نمبر سیکنڈ, یہ پرفارمنس کی بات کرتے, اس ملک کو مقروض کرنے والا کون؟ یہی دو خاندان. یہ بجلی کی بات کرتے کہ جی ہم نے بجلی پوری کی, بجلی میں جو آئی پی پیز کے انہوں نے کی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اربوں ہزاروں اربوں روپے کے قرضے چڑھے. ہم نے کوشش کی کہ اس کو بہتر کرے. اسی طرح انہوں نے جتنے بھی ایگریمنٹس کیے تھے, ان ایگریمنٹس کو تو ہمارے دور حکومت میں ہم نے جا کے ریوزٹ کرایا تھا. دیکھیں یہ تو بارودی سرنگ کے کھود کے گئے تھے. ہمارا عرصہ کتنا رہا؟ 3.5 سال. 3.5 سال کے مختصر عرصے میں آپ چیزیں بہتر نہیں کر سکتے. ہاں, عمران خان صاحب کی خوبی کیا تھی کہ اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے دورے مان لیے. دیکھیں مہنگائی ایک انٹرنیشنل ایشو بنا تھا, آپ کو پتا تھا. کووڈ کی وجہ سے بھی آئل پرائس اتنے انکریز کر گئے تھے, بہت سے ایشوز تھے ہمیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہاں اگر مہنگائی بڑھی, ادھر سے ہم نے احساس پروگرام بھی لانچ کیا. اگر مہنگائی بڑھی, ہم نے 20-20 ہزار روپے باعزت طریقے سے لوگوں تک پہنچائے پر مہینے سے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے. اگر مہنگائی ہمارے خلاف ہوئی تو ہم نے 10 لاکھ کا صحت کارڈ بھی دیا. بہت سی ایسی چیزیں جن کا ہم نے بوجھ ملے. دیکھیں جی, کسانوں کو اگر سب سے بہترین دام ملے ہمارے دور حکومت میں, مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اس دفعہ کسان نے گندم خیبر پختونخوا میں فروخت کی. کیوں؟ پچھلے سال بھی کے پی نے خریدی تھی. کے پی نے خریدی. کیوں ہم نے اس لیے خریدی کیونکہ کسان کا پنجاب رول رہا تھا. دیکھیں وہاں پہ اگر گندم نہیں اگ رہی یا ہمارے ایگریکلچر اتنی گرو نہیں ہے, پنجاب کی ایگریکلچر ہم سے بہتر ہے پاکستان کی جو سب سے ہے, تو ہم نے وہ خریداری کی. رقبہ بھی زیادہ ہے نا, اس طرح رقبہ بھی زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ نہریں بھی ہے, سسٹم بھی ہے. ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ماجد بھائی, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خانم صاحبہ نے ایک اوپن سی آفر کی ہے کہ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں, عمران خان کی بہنوں سے بیٹھ کے بات کر لیں, بتائیں کہ کون سا ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان تھوڑا بیک فٹ پہ جائیں تو آپ ان کو رہا کریں گے. اس کو کیا, ہاؤ ڈو یو ڈیکوڈ دس اسٹیٹمنٹ؟ میرے نزدیک تو بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی. جی بالکل امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس سے آپ کا مستقبل کے راستے کا تعین کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر عمران خان کی فیملی کی جانب سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فیملی کو بھی اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ جو طریقہ کار پہلے اپنایا گیا احتجاج کا یا بیانات کا یا مظاہروں کا, جلسے جلوسوں کا, اس کا فائدہ نہیں ہوا. اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے کسی اور پیٹرن کی طرف جانا چاہیے کہ جس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے چیزوں کو بہتر کیا جا سکے. تو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ساتھ فیملی کے اندر بھی یہ ریئلائزیشن پائی جاتی ہے یا کم از کم اس کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو طریقے پہلے اپنائے گئے ان کے ذریعے رہائی ممکن نہیں ہو سکتی, اور اس لیے کچھ نئی چیزوں کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی وجہ سے جب ہم تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا رویہ دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں اس چیز کے اوپر بات کی جاتی کہ کیا اب احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اگر وہ ہوگا وہ کس حد تک کامیاب ہوگا, اس کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. تو وہاں سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو کے بات چیت کی طرف, مذاکرات کی طرف آ رہی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم تحریک انصاف تو اپنا احتجاج پلان کر رہی ہے. کل کے سارے ٹاک شوز کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مینجمنٹ نے, ایون صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بیٹھ کر وہ پلان دیا ہے کہ ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو پروٹیسٹ ان ڈیز ٹو کم. جی بالکل, تحریک انصاف کے ابھی تک کے جتنے بھی احتجاج ہیں اور آئندہ جو بھی احتجاج ہوگا اس کے اندر جو مجھے ذاتی طور پہ کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس احتجاج کی اینڈنگ کو
किस तरह से ट्रांसफॉर्म या एग्जीक्यूट किया जाएगा, कि उस एहतजाज के खात्मे पर कौन से ऐसे मुतालबात होंगे जिनको मनवा लिया जाएगा, या मुतालबात ना मानने की सूरत में क्या स्ट्रेटजी होगी। मिसाल के तौर पे 26 नवंबर के एहतजाज के अंदर भी इवन असर और मगरिब के दरमियान लोग जो है वो ये पूछना शुरू हो गए थे कि अब हमारा लाहे अमल क्या होगा। वो तो रात को जो ऑपरेशन हुआ जिसमें जुल्म और तशद्दुद किया गया, जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए, उससे तो चीजें बहुत बदल गई। लेकिन एहतजाज की शाम ये सवाल बिल्कुल मुजाहिरीन में उठ रहा था कि अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आज क्या करना है, कल क्या करना है, कौन से ऐसे मुतालबात होंगे जिनको हमने कबूल कर लेना है, किन पे बात होनी है। तो इस एहतजाज के अंदर भी आइंदा जो एहतजाज प्लान किया जा रहा है उसमें भी अगर ये एलिमेंट मिसिंग रहेगा कि उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, उसके जरिए कौन सी बातें मनवानी है, कौन सी जो है उनको छोड़ देना है, अगर ये पहलू मेरा ख्याल है नहीं होगा तो फिर ये एक अच्छी मीडिया ऑप्टिक्स तो होगी, एक अच्छी एक्टिविटी होगी, लेकिन वो फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। शाहिद साहब, रिसेंट एक जो एब्रप्ट चेंज मैंने खुद से महसूस किया आपकी पार्टी अलीमा खानम साहिबा के एटीट्यूड में, आपकी पार्टी के एटीट्यूड में, वो एब्रप्ट चेंज आया है जब से अली बिन गंडापुर साहब और मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा के मामला दुरुस्त हुए हैं। कोई अगर कोई रंजिश थी भी तो वो दूर हो गई है। क्या मुज़ाकरात ही अब वे आउट है या एहतजाज के ऊपर फुल फ्लज काम जारी है? देखिए, मुज़ाकरात अगर हमारे साथ संजीदा मुज़ाकरात होंगे, इमरान खान साहब के हवाले की रिहाई के हवाले से हमारे साथ संजीदा बातचीत होगी, तो हमें बौले कुत्ते ने तो नहीं काटा कि हम रोडों के ऊपर लोगों को निकालेंगे। हमारी मेन मुतालिबात जी, देखिए कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए अभी मेरे लिए पर्सनली बैसियत कार को मेरे लिए मैटर नहीं करती। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो मेरे लीडर की रिहाई है। इमरान खान साहब रिहा होंगे, उसके बाद मैंडेट वाला मामला भी देखेंगे, उसके बाद आईन और कानून की जो बहाली है वो भी देखेंगे, फिर एक तहरीक हम चलाएंगे इस मुल्क के अंदर, पुरअमन तहरीक जो हमेशा से हम चला रहे हैं। देखिए, अभी उन्होंने कहा कि जी वे आउट क्या होगा। देखिए, अगर पता चले कि जी इस एहतजाज से ये चीज हासिल होगी तो फिर तो हर बंदा आके जी प्रोटेस्ट करेगा, शाम को उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारा मुल्क और हमारी सोसाइटी इतने ग्रो भी नहीं है कि ना हम इतना कोई महज़ब माशरा है कि हमारा जमहूरी माशरा है कि जी अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे इमरान खान साहब को ये वो कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन इस दफा जब हम बैठेंगे ना, पाकिस्तानी कौम लाखों की तादाद में बैठी होगी ना, देखे अवाम की ताकत से बढ़ के कोई भी ताकत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको आपने चैनलाइज तो आपने करना है ना। देखिए, लास्ट टाइम हमारा प्लान था हमारे साथ, ऐसा नहीं था कि हम 26 नवंबर को हमारे पास कोई प्लान नहीं था। लेकिन देखे 26 नवंबर में डी चौक तक पहुंचने में हमें पूरा दिन लगा। मतलब आपके साथ मेरी मुलाकात हुई, आपको याद होगा कि हम उस टाइम ये जो चौक था हम इधर खड़े थे, फिर हम आगे जब मूवमेंट शुरू की, हमें तो ये नहीं था पता कि रियासत जो है, हमने तो सुना था कि माँ की तरह होती है रियासत। अगर बहुत भी अब वो सारी चीजें ज़हन में रख के प्लान करेंगे। लास्ट टाइम तो हम ये जहन में लेके आए थे कि कम ज्यादा से ज्यादा वो इनके पास वो वाटर गैलन होते हैं जिसमें पानी होता, कोई उसमें वाटर गन टाइप होते हैं जिसमें कोई चीज मिलाते हैं, वो सख्त होती है। वैसे वो भी टेस्ट कर चुके हैं हम, वो भी मल्टीपल टाइम्स टेस्ट। तो हमने कहा कि जी शेलिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा रबड़ की गोलियां मार देंगे, लेकिन ये नहीं था पता कि स्नाइपर के जरिए हमारे लोगों को मारा जाएगा। ये अब प्लान करके आएंगे। आई थिंक अब तो इमरान खान साहब क्या इस्लामाबाद की तरफ नहीं आएंगे। देखिए, नहीं, वो इमरान खान साहब अगर कह भी दे हमारी तादाद के ऊपर होगी, अगर हम लाखों की तादाद में होंगे, क्यों नहीं आएंगे इस्लामाबाद? इस्लामाबाद किसी की बाप की जागीर है। आप इमरान खान साहब के ऑर्डर को देखिए, इमरान खान साहब, हम वो फैसला हम करेंगे, वहां पे लोगों की तादाद देखेंगे, उस हिसाब से फिर आगे फैसले करेंगे कि हमने आगे जाना है, बैठना है, नहीं जाना। देखिए, इमरान खान साहब तो आपको पता है कि वो ऐसे इंसान है कि वो तो एक चिड़िया के वो भी नहीं सह सकते, उसका खून भी नहीं देख सकते। इंसान तो बड़ी कीमती चीज है। जिस बंदे ने रेड जोन की तरफ तो नहीं आएंगे, जिस लीडर ने रेड जोन की तरफ तो नहीं आएंगे। देखिए, रेड जोन में हम लास्ट टाइम भी नहीं आ रहे थे। डी चौक देखे, डी चौक में क्या प्रोटेस्ट नहीं हुए होते हैं? मौलाना फजल रहमान हमारे दौरे हुकूमत में धरना करने नहीं आया, 14 दिन बैठा रहे। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इनको खाना भेजे, पानी भेजे, टेंट भेजे, हमने ऑफर किया है। पीछे थे, डी चौक की तरफ से नहीं आए थे। और वो नहीं आया था क्या, ये कांपे टांकरे वाले मार जो था, वो बिलावल भुट्टो नहीं आया था रेड जोन। असेंबली के सामने कंटेनर के ऊपर बैठ के ये और मरियम नवाज इन्होंने तकरीरें की, क्या हमने इनको रोका? अब जाते जाते इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था, कल आपने केपी क्यों रोका रेड जोन जाते हुए पीपल्स पार्टी के कारकुनों को? मैं देखे, आप पेशावर विजिट किया होगा जी, ये जो जहाँ पे गेट आपको नजर आ रहा होगा 9 मई के बाद जो गेट लगा, यहाँ पे पहला नाका जो है ये पुलिस का है, ठीक है। यहाँ पे जो नाका है, इस साइड पे केपी असेंबली है,
इस साइड पे रेडियो पाकिस्तान है, उससे आगे असेंबली से आगे पीछे जो ये एरिया है ये सारा कैंट है, ये सारा कैंट एरिया है। और आपको पता है कि कैंट एरिया को कौन कंट्रोल करता है? जो हमारा एरिया था जहां पे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने पुलिसिंग करनी होती है, उस एरिया में या अगर हमने इनके ऊपर शेलिंग की हो, हमने लाठी चार्ज की हो, कोई भी चीज की हो, वीडियोस मौजूद है। ठीक है माजिद भाई, जाते जाते एक लास्ट कमेंट ये है, तो सब जुडिस मैटर है, लेकिन मैं आपके वो पॉलिटिकल अक्यूमेंट को देखते हुए थोड़ा सा कमेंट आपको चाहूंगा। ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलती दिखाई दे रहे हैं कोई नहीं? अभी तक की कोर्ट प्रोसीडिंग को देखते हुए और मामलात जो चल रहे हैं उनको सामने रखते हुए तो खासा मुश्किल नजर आता है। उसकी वजह यह है कि महज फैसले पर इसका इन्हिसार होगी। अगर ये नशिस्तें मिलती हैं तो कौमी असम्बली का जो स्कोर कार्ड है या चेस बोर्ड है उस पर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। पंजाब असम्बली में तो शायद इतना मसला ना हो, ना केपी असम्बली में हो, लेकिन नेशनल असम्बली की हद तक जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर होंगी। तो क्या गवर्नमेंट या स्टेट उस चीज को बर्दाश्त करना चाहती है या नहीं? मुझे फिलहाल उनका ऐसा मूड नहीं लगता कि वो उस चीज को बर्दाश्त करना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो स्टेट या उसके इदारे सोच रहे हैं उसके खिलाफ फैसला नहीं आएगा। माहिर भाई थैंक यू वेरी मच। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सारी इजाज़त दीजिए नाज़रीन कि जो भी हो इस मुल्क में आपके मेरे 25 करोड़ अवाम के इस मुल्क कौम की बेहतरी के लिए हो, वी आर इन डायर नीड ऑफ दैट नाउ। वो डायलॉग की ज़रूरत है कि जहाँ पर बैठ कर मामलात को सॉर्ट आउट करके आगे चला जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।